Good morning friends, I am HS Radna. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 27, 28 और 29 जुलाई के करंट अफेयर्स की। तो आज है दोस्तों 29 जुलाई, लेकिन हम 3 दिन का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दूसरा दोस्तों, हमने 60 डेज चैलेंज शुरू कर रखा है, जिसमें हम कंप्लीट इंडियन पॉलिटी 60 डेज में आपको कंप्लीट करवाएंगे और 60 दिन में राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर कंप्लीट करवाएंगे और ऐसे नोट्स आपके तैयार करवाएंगे और आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। इतना ऑथेंटिक मैटर आपको कोई नहीं दे पाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को शेयर किया करो। तो देखिए, आज हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले 27, 28 और 29 जुलाई के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, करंट अफेयर्स संज्ञान प्रतियोगी संस्थान बाय HS सर। तो देखिए, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है? तो दोस्तों, जो ISA है, ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दोस्तों, ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है अपने भारत में है, गुरुग्राम में। पहले गुड़गांव नाम था दोस्तों, अभी गुरुग्राम है, तो वहाँ पर हेडक्वार्टर है। और इसका 87वां देश कौन बना है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है निकारागुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक ने वित्तीय सेवाओं की नौकरियों के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए NSDC के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों, कौन से पेमेंट बैंक ने जो ग्रामीण युवा हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए NSDC के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा APB, एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है दोस्तों? आप कह सकते हो NSDC के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा कृष्णापट्टनम पोर्ट को बेचा गया है। कृष्णापट्टनम पोर्ट कौन से राज्य में है? तो दोस्तों, क्या किया गया है, जो CCI है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने कृष्णापट्टनम जो पोर्ट है वो अडानी ग्रुप को बेच दिया है। अडानी पोर्ट्स को बेच दिया गया है। तो ये जो कृष्णापट्टनम जो पोर्ट है कौन से राज्य में है? तो दोस्तों, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। बात करते हैं हम दोस्तों आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी क्या है दोस्तों? अभी तो हैदराबाद है, लेकिन 2024 से 3 कैपिटल बनने वाली हैं वहाँ पर। एक तो अमरावती, एक विशाखापट्टनम और एक कुर्नूल। और दोस्तों, यहाँ के अभी CM कौन है? जगन मोहन रेड्डी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सिद्धि भारत में एक जातीय समूह है, इसके पूर्वज कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों, भारत में सिद्धि एक जातीय समूह है, इसके पूर्वजों को कहाँ से माना गया है? तो ये काफ़ी मैं दे रखा था, इनके बारे में लेख दे रखा था, तो इसलिए मैंने एक शामिल किया है, आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये सिद्धि जो जातीय समूह है ये कहाँ से है? पूर्वी अफ्रीका से है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए, हाल ही में कौन से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कोरोना रैपिड टेस्ट किट विकसित किया गया है, जिसकी कीमत मात्र कितनी है दोस्तों? 400 रुपये। 400 रुपये कीमत रखी गई है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा IIT है जिसने ये किट, रैपिड टेस्ट किट मतलब विकसित किया है? तो दोस्तों, आपको यहाँ पर आंसर ध्यान रखना है, IIT खड़गपुर।
IIT खड़गपुर ने दोस्तों मात्र 400 रुपये में रैपिड टेस्ट किट कोविड-19 के जो पेशेंट होते हैं उनके टेस्ट को लेकर के डेवलप किया है। और दोस्तों बात करते हैं हम, तो देखिए जो पहले दोस्तों IIT खड़गपुर ने ये टेस्ट किट क्या किया है, डेवलप किया है। और इसकी हम बात करते हैं, इससे पहले RT-PCR से टेस्ट होता था जो 10-15 लाख में वो जो मशीन है वो तैयार होती है और करीब 4500 रुपये उसका चार्ज लगता है एक टेस्ट करने के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी हरियाणा करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब शुरू हुए थे? ये पहली बार हुए थे 2018 में, और 2018 में ये दिल्ली में आयोजित करवाए गए थे। 2018 में कहाँ पर आयोजित करवाए गए थे? दिल्ली में करवाए गए थे। और यहाँ पर पहले नंबर पर रहा था हरियाणा, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। दूसरे जो 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे वो कहाँ पर आयोजित हुए थे? महाराष्ट्र के पुणे शहर में, और उसमें टॉप पर रहा था दोस्तों महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा था। तीसरा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जनवरी 2020 में हो गया, जो कोविड से पहले ही हो गया, लॉकडाउन वगैरह नहीं लगा उससे पहले। ठीक है, ये कहाँ पर हुए थे दोस्तों? असम में हुए थे, गुवाहाटी शहर में। तो तीसरे वाले को भी टॉप पर कौन रहा था? महाराष्ट्र। पहली बार हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा है। अब चौथा होगा दोस्तों, चौथे की मेजबानी हरियाणा करेगा, देखते हैं कौन रहता है। और दोस्तों इस बार 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी शुरू किए गए थे, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर? ये ओडिशा में हुए थे। ओडिशा में कौन सा शहर है? ओडिशा में ये हुए थे दोस्तों भुवनेश्वर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसमें टॉप किसने किया था? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। तो आपको इतना ध्यान रखना है इससे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय विजय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विजय दिवस ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। ये क्यों मनाया जाता है? 26 जुलाई 1999 को इंडिया और पाकिस्तान के मध्य कारगिल वॉर हुआ था दोस्तों। कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों क्या हुआ था, उन्होंने क्या, पाकिस्तान ने घुसपैठ करवाई थी ऑपरेशन बद्र के नाम से। उन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन बद्र। उससे उन्होंने निजामुद्दीन के लोग हैं ऐसा कह करके वहाँ घुसपैठ करवाई थी, और ये कहा था ये तो लोकल लोग हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि उनकी सेना है जो लद्दाख वाले रीजन में पूरी तरह से चोटियों पर आ गई थी। उसके बाद भारत को पता चला। भारत को पता चलने के बाद भारत की तरफ से एक तो कैप्टन विक्रम बत्रा वो मतलब गए थे, उन्होंने काफ़ी हद तक उनका मुकाबला किया और अंततः भारत ने ये वॉर जीती थी। बात करते हैं दोस्तों, तो क्या हुआ था उस समय? भारत के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, और भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे, और भारत के सेना प्रमुख वेद प्रकाश थे दोस्तों। ठीक है, पाकिस्तान के पीएम उस समय नवाज शरीफ थे, और पाकिस्तान के जो क्या राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? मोहम्मद रफीक करके थे, और पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख थे वो परवेज मुशर्रफ थे। ठीक है, अब दोस्तों वहाँ पर भारत ने कौन कौन से ऑपरेशन चलाए थे? तो भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था। तो विजय दिवस इसीलिए मनाया जाता है, ऑपरेशन विजय चलाया था। ठीक है, और एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया था, और नौसेना ने ऑपरेशन अटलांटिक चलाया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से देख लेते हैं कुछ पॉइंट। तो देखिए, हम बात करते हैं 27 जुलाई को क्या हुआ था? 1999 कारगिल युद्ध हुआ था, और भारतीय सेना ने, आर्मी ने क्या चलाया था? ऑपरेशन विजय। इसलिए विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने
इस पर सैनिकों को काफ़ी प्रोत्साहित भी किया था, ये आपको ध्यान। वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि दोस्तों अभी भारत चाइना, भारत पाकिस्तान वॉर की स्थिति उत्पन्न हुई पड़ी है, तो ये क्वेश्चन खास हो जाते हैं, ठीक है। नौसेना ने ऑपरेशन अटलांटिक चलाया था। भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति KR नारायण, सेना प्रमुख वेद प्रकाश, और पाकिस्तान के दोस्तों कौन थे? पाकिस्तान के नवाज शरीफ पीएम थे, राष्ट्रपति रफीक मोहम्मद और सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान में दोस्तों मुजाहिदीन की आड़ में ये कहा गया कि ये तो जो मुजाहिदीन है उनके लोग हैं, तो उसकी आड़ में ये LOC पार कर भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी और जिसका नाम क्या दिया था दोस्तों? ऑपरेशन बद्र। तो ये पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, स्टार्ट उन्होंने किया था। यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस हुआ था और पाकिस्तान किन के उसमें शरण में चला गया था? उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे दोस्तों बिल क्लिंटन, उसके पास गए थे और कहा था कि हमारी सहायता कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। लेकिन क्या हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने साफ मना कर दिया कि ये आपकी गलती है और अब आप स्वयं भुगतिए। उसके बाद ये काफ़ी समय बाद उन्होंने अपनी सेना वापस बुला ली और भारत ने भी अपनी सेना वापस बुला ली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपने वीडियो संदेश में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कल्याणकारी उपायों पर प्रकाश डाला। तो इस सद्भावना राजदूत का नाम क्या है? दोस्तों, भारत की तरफ से सद्भावना राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपने भाषण दिए और उसमें भारत सरकार की गरीबों के लिए जो कदम उठाए गए, फ्री राशन स्कीम वगैरह को लेकर के, ये सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी वहाँ पर चर्चा की थी। तो इनका नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इनका नाम है नेत्रा। दोस्तों तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। तो तमिलनाडु के जो CM है वो EK पलानीस्वामी हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल क्या है? चेन्नई है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तमिलनाडु के जो फेमस फेस्टिवल है वो पोंगल है दोस्तों, पोंगल उत्सव, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, ITAT द्वारा टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट को कितने करोड़ रुपए की छूट देता है? दोस्तों ITAT ने क्या किया है, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट को कुछ छूट दी है। तो ये कितने करोड़ रुपए की दी है दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है, 220 करोड़ रुपए की छूट दी है। क्योंकि दोस्तों भारत का जो टाटा ग्रुप है वो अपना करीब 40% जो पैसा है वो गरीबों पर खर्च करता है, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, जो भी कोई भी समस्या आती है उसमें बहुत बड़े स्तर पर डोनेशन देता है। PM केयर फंड में भी बहुत सारा पेमेंट किया था, राज्य केयर फंड में, राज्य के जो राजकोष था उसमें भी काफ़ी फंड किया था। तो इसलिए इनको छूट देना स्वाभाविक भी था। और ये एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट है, इसने विदेशों में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप के लिए ये पैसे डाले थे, तो इसलिए 220 करोड़ रुपए की इन्हें छूट दी गई। तो ITAT की हम बात करते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा दवा उत्पादक इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो दोस्तों ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो फेज यानी ट्रायल कौन से नंबर पर चला गया है? वहाँ पर 3rd नंबर पर। कोविड-19 की दवा का ट्रायल फेज 3rd पर पहुँच गया है। और भारत का सीरम इंस्टीट्यूट है, पुणे में है, जिसके अभी CEO कौन है दोस्तों? अदर पुणेवाला।
ये CEO हैं। तो भारत का सबसे बड़ा दवा उत्पादक इंस्टीट्यूट या कंपनी हम कह सकते हैं, ये सीरम इंस्टीट्यूट है दोस्तों पुणे में। तो ये भी कोलैबोरेट करके, उनके साथ सहयोग करके काम कर रहा है, इसलिए आपको इसका नाम याद रखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो अब सारे हम वो पॉइंट देखेंगे जिन पॉइंटों पर हम क्वेश्चन आंसर नहीं है, बाकी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो UPSC वगैरह, वह मेंस में आपको सीधे सीधे ये पूछे जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नाग नदी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? नाग नदी की। तो देखिए, हम नाग नदी की हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? नाग नदी की बात करेंगे। तो देखिए, नाग नदी के बारे में क्यों बात करेंगे? तो देखिए, हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच ने औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण नाग नदी, जिसके नाम पर नागपुर शहर बसा रखा है, उसके बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। दोस्तों, ये नाग नदी है, ये कहाँ की है दोस्तों? ये है अपने नागपुर की, जिसके नाम पर नागपुर शहर बसा हुआ है। तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। इस वजह से क्या किया दोस्तों? इस वजह से जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसने इस पर चिंता व्यक्त की है और सरकार को कहा है कि इसके पोल्यूशन को देखा जाए। तो देखिए, अब हम आगे काफ़ी पॉइंट यहाँ से क्लियर करते हैं दोस्तों। तो देखिए, नाग नदी भारत में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर से होकर बहने वाली नदी है। कहाँ से बहती है दोस्तों? नागपुर शहर से, ठीक है। और इसके किनारे पे ही नागपुर शहर बसा हुआ है, उसके पास ही। वर्ष 1908 के ब्रिटिश कालीन आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार नाग नदी का उद्गम महाराष्ट्र में वाडी के पास लावा पहाड़ियों से होता है। तो दोस्तों, जो ब्रिटिश कालीन जो आधिकारिक रिकॉर्ड मिले हैं, ब्रिटिश कालीन, क्योंकि 1908 में ब्रिटिशर्स का यहाँ पर शासन था, तो ब्रिटिश कालीन जो रिकॉर्ड मिले हैं उसके अनुसार ये बताया जाता है कि जो ये नाग नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? लावा पहाड़ियों से। वाडी, महाराष्ट्र में वाडी जगह है, वाडी के पास जो लावा पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों, ये कानन पेंच नदी प्रणाली की सहायक नदी है, यानी उसका हिस्सा है। एक कानन पेंच नदी प्रणाली सिस्टम है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का है। तो इसकी सहायक नदी भी है, तो इसको डिटेल से हम देखते हैं। तो देखिए, ये नदी कानन पेंच नदी प्रणाली का एक भाग भी है। अब हम बात करते हैं कानन पेंच नदी प्रणाली की। तो देखिए, इसमें कौन कौन सी नदियाँ आ जाती हैं वो देखते हैं। तो देखिए, कानन नदी मध्य भारत में सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में स्थित एक बड़े क्षेत्र में बहने वाली वैनगंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये ध्यान रखना है, कानन नदी प्रणाली है, उसमें कानन नदी भी आती है दोस्तों, और नाग नदी भी आती है, वैनगंगा नदी भी आती है। तो जो ये आपस में जो कानन पेंच नदी प्रणाली है, उसका क्या है? हिस्सा। तो यहाँ पर कानन नदी वैनगंगा नदी की क्या है? सहायक नदी है। और कानन नदी मध्य भारत में सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में स्थित बड़े क्षेत्र में बहने वाली वैनगंगा। तो वैनगंगा का उद्गम आपसे पूछा जाएगा, तो वैनगंगा का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? सतपुड़ा रेंज से। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से होकर बहने वाली कानन नदी की लंबाई 275 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कानन नदी नागपुर शहर के लिए एक प्रमुख जल आपूर्ति स्रोत है। पेंच नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो देखिए, आपको यहाँ से लिंक करना है दोस्तों। तो देखिए, वैनगंगा की सहायक नदी कानन नदी, और कानन नदी की जो सहायक नदी है वो पेंच नदी है। और वैनगंगा कहाँ से उद्गम होता है दोस्तों? तो ये होता है इसका जो सतपुड़ा रेंज है वहाँ से। आगे हम बात करते हैं, पेंच नदी कानन नदी के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी है, जबकि दाएं तट की सहायक नदियों में जाम नदी, कोलार नदी, नाग नदी ये हैं। तो देखिए, कानन नदी की एक तो पेंच नदी है, वो तो किधर से है दोस्तों? बाएं तट से। और दाएं तरफ से कौन कौन सी मिलती हैं इसमें?
कोलार नदी, नाग नदी और जाम नदी ये मिलती हैं। और बाकी फिर ये जो कानन नदी है ये किस मिल जाती है, वैनगंगा में। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये चर्चा में है नाग नदी, तो ये पूरा सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हरिकेन हान्ना। तो दोस्तों हरिकेन हान्ना क्या है, चक्रवात है, साइक्लोन है, साइक्लोन है और ये अमेरिका में ज़्यादा अमेरिका में ही सामान्यतः ये चक्रवात आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है 25 जुलाई 2020 को हरिकेन हान्ना संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास क्षेत्र में टकराया है। कौन से क्षेत्र में, टेक्सास। और टेक्सास क्षेत्र में दोस्तों कोविड-19 का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो टेक्सास राज्य अमेरिका में कोविड-19 के प्रमुख हॉट स्पॉट केंद्रों में रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कश्मीर केसर के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दोस्तों जीआई टैग तो पहले ही दे दिया गया था, लेकिन अभी क्या सर्टिफिकेट दे दिया गया है। तो सैफ्रॉन बोलते हैं केसर को इंग्लिश में, और कश्मीरी सैफ्रॉन बहुत फेमस है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक सैफ्रॉन यानी केसर का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कश्मीर। तो देखिए 25 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने कश्मीर घाटी में उगाए जाने वाले केसर के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। जो भौगोलिक संकेतक जो टैग है वो क्या कर दिया है दोस्तों, जारी कर दिया है। आगे हम बात करते हैं दृष्टि बाधित लोगों के लिए मार्गदर्शन उपकरण। तो देखिए इंग्लैंड के दोस्तों थोड़ा सा मौसम खराब हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट करता हूँ। तो देखिए इंग्लैंड के एक महाविद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र ने विशिष्ट उपकरण डिजाइन किया है जो उन दृष्टि बाधित लोगों की सहायता करेगा जो एक वास्तविक जानवर को अपने पास रखने में असमर्थ है। दोस्तों कुछ लोग जो दृष्टि बाधित होते हैं वो अपने पास पालतू जानवर को नहीं रख पाते हैं, कोई भी पेट जो पेट एनिमल हो सकता है इसमें, उनके लिए क्या मार्गदर्शन उपकरण लॉन्च किया है, डेवलप किया है इंग्लैंड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे तो देखिए स्वालबोर्ड द्वीप समूह। स्वालबोर्ड द्वीप समूह हाल ही में नॉर्वे के स्वालबोर्ड द्वीप समूह में तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो दोस्तों देखिए नॉर्वे का एक द्वीपीय समूह है स्वालबोर्ड द्वीप समूह, वहाँ पर टेम्परेचर, जबकि वहाँ पर इतना हाई टेम्परेचर होता नहीं है, नॉर्वे यूरोपीय जो कंट्री जो होती हैं उनमें नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर अभी टेम्परेचर कितना पहुँच गया है 21.7 यानी 21.7 डिग्री सेल्सियस, तो जिसने 41 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वालबार्ड द्वीप समूह आपसे पूछा जाएगा कौन से देश में है, तो ये आपको ध्यान रखना है नॉर्वे में। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए। और नॉर्वे की करेंसी क्या है, नॉर्वेनियन क्रोन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। QR कोड आधारित टिकट जांच प्रणाली। तो दोस्तों भारतीय रेलवे है जो कोविड-19 में आपस में जो टिकटों के संपर्क से कोविड-19 फैल सकता है, तो इसके लिए क्या किया है, QR कोड आधारित टिकट जांच प्रणाली डेवलप करने की सोच रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन रेलवे की हम बात करते हैं तो देखिए पहली रेलवे 1853 में मुंबई टू ठाणे के लिए चली थी दोस्तों, और रेलवे बोर्ड के अभी अध्यक्ष हैं VK यादव, विनोद कुमार यादव। रेलवे मंत्री आप जानते ही हो पीयूष गोयल है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए हम शार्क मछली के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए शार्क मछली की हम बात करते हैं तो बाहामास जैसे देशों में तो बिल्कुल समाप्त हो गई है, और ये शार्क मछली का बहुत बड़े स्तर पर, लार्ज स्तर पर इसका क्या किया जा रहा है, कंजप्शन किया जा रहा है। इसको बहुत ज़्यादा, इसका मतलब कंजप्शन ज़्यादा स्तर पर हो रहा है, तो ये क्या खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है, इसलिए ये चर्चा में है। तो देखिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए हाल ही में किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार दुनिया की 19% प्रवाल वृत्तियों में शार्क की अनुपस्थिति दर्ज की गई, जो अब तक दर्ज की गई शार्क की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट है। आगे हम बात करते हैं इसी से संबंधित
ग्लोबल फिनप्रिंट, दोस्तों ग्लोबल फिनप्रिंट भी चलाया गया था शार्क मछली को लेकर। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भाई शार्क मछली के संरक्षण के लिए ग्लोबल फिनप्रिंट कब चलाया गया था, तो ये 2015 में चलाया गया था। तो देखिए वर्ष 2015 में फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के समुद्री जीव विज्ञानियों ने ग्लोबल फिनप्रिंट नामक एक बड़ी सहयोगात्मक परियोजना शुरू की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आगे हम बात करेंगे इसमें। तो देखिए इस परियोजना का उद्देश्य एक मानकीकृत तरीके से विश्व की प्रवाल भित्तियों की सभी शार्क प्रजातियों जैसे टाइगर शार्क, हैमरहेड शार्क, इनका सर्वेक्षण करना, इनका कंजर्वेशन करना है दोस्तों। ठीक है, तो अभी क्या शार्क काफ़ी निम्न लेवल पर पहुंच गई हैं और बाहामास जैसे देशों में तो बिल्कुल समाप्त ही हो गई है। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए विश्व स्तरीय सर्वेक्षण में शोधकर्ताओं ने पाया कि 69 प्रवाल भित्तियों या लगभग 19% प्रवाल भित्तियों में शार्क की मौजूदगी लगभग न के बराबर है। दुनिया भर में बाहामास शार्क की बहुतायत के लिए शीर्ष पर है, जबकि गुआम अंतिम स्थान पर है। अच्छा दोस्तों, बाहामास तो शीर्ष पर है, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, और गुआम में बिल्कुल अंतिम स्थान पर है, यहाँ पर बिल्कुल खत्म है। लेकिन अभी क्या है कि बाहामास में भी काफ़ी प्रॉब्लम देखी गई है। तो देखिए बाहामास की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए बाहामास कैरेबियन सागर में वेस्ट इंडीज के ल्यूसियन द्वीप समूह के अंतर्गत एक देश है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गुआम। तो देखिए गुआम की हम बात करते हैं। तो गुआम पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में माइक्रोनेशिया में एक अमेरिकी द्वीप समूह क्षेत्र है। दोस्तों थोड़ा मैं फास्ट आपको बता रहा हूँ, आप समझ सकते हो, और यदि समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी आ जाएगा, इतना कोई बढ़िया वो नहीं है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं साइक्लोस्पोरा। तो देखिए हम साइक्लोस्पोरा की हम बात करते हैं दोस्तों। तो ये जो साइक्लोस्पोरा है ये किसके, जो पैक्ड सलाद होती है दोस्तों, जो पैकिंग में सलाद आती है उसके कारण ये रोग हो जाता है। तो अमेरिका में करीब 640 लोगों में ये देखा गया है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो इसमें ये सब दे रखा है। आगे हम बात करते हैं BIS केयर। तो देखिए BIS केयर की हम बात करते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, मानक स्तर है जो भारतीय उपभोक्ता खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है, BIS केयर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्री कौन है दोस्तों, रामविलास पासवान, उन्होंने क्या BIS ब्यूरो का मोबाइल ऐप BIS केयर लॉन्च किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। एक्चुअल में दोस्तों उपभोक्ता जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये कब का है दोस्तों, ये है 1986 का पहली बार। लेकिन इसमें संशोधन कब किया गया था, 2019। अभी दोस्तों इसको ई-कॉमर्स के लिए और इसमें थोड़ा संशोधन किया गया है, और 24 जुलाई 2020 को इसमें नए रूल लागू कर दिए गए हैं ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए। क्या कर दिया गया है कि जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पर मार्केट में बेचते हो, उस पर जिस भी कंट्री का वो प्रोडक्ट है तो उस पर क्या उसका नाम होना चाहिए, जिससे हम चाइना जैसे देशों से क्या उनके जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट हैं उनसे हम क्या बच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। आगे इसमें यही है दोस्तों, सारी कंपनियों के बारे में है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप पढ़ सकते हो इनके बारे में। क्योंकि लाइट चली गई है और थोड़ा सा आपको वीडियो में दिक्कत आएगी, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं डेयर टू ड्रीम 2.0। डेयर टू ड्रीम 2.0। तो देखिए 27 जुलाई 2020 को DRDO ने पूर्व राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम थे उनके ऊपर उनके नवाचार को लेकर के डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू किया है। क्योंकि दोस्तों वो मिसाइल मैन थे, मिसाइल के बारे में उन्होंने नवाचार किया था। उनकी 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिस पर डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू किया गया है। ये आपको ध्यान रखना।
अब हम बात करते हैं रोजगार बाजार। तो देखिए रोजगार बाजार की हम बात करते हैं। तो देखिए देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित श्रमिकों और व्यापारियों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों जो बेरोजगार हो गए हैं लोग, उनके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान रोजगार बाजार ऐप लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना। प्रसिद्ध अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया है दोस्तों। ये आपको यहाँ से 86 वर्ष की आयु थी। 100 से अधिक उन्होंने पिक्चर की थी, कोहिनूर जैसी मूवी में काम किया। आगे हम बात करते हैं मालदीव स्थापना दिवस। तो दोस्तों 26 जुलाई 2020 को मालदीव ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह, उनको बधाई दी थी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। मालदीव की बात करते हैं, कैपिटल माले है और वहाँ की करेंसी क्या है, मालदीव रुपया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अवनी दोषी। तो देखिए अवनी दोषी की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अवनी दोषी को 2020 के लिए जो बुकर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है और एक केवल बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो बुकर पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया। अभी देखते हैं दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं 2019 में बुकर पुरस्कार किन्हें दिया गया। सीजीएल में पूछ लिया गया था दोस्तों, अब फिर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हम लिंक करके तो आपको बताते ही हैं। तो देखिए एक तो एटवुड को दिया गया था, इसको कौन से बुक्स के लिए, दी हैंडमैन्स टेल के लिए। और एक दोस्तों दिया गया था, एक तो एटवुड हो गई और एक बर्नार्डाइन एवरिस्टो को दिया गया था। बर्नार्डाइन एवरिस्टो को गर्ल वुमेन एंड अदर इस बुक के लिए दिया गया था। और हम बात करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार देख लेते हैं, इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार। तो ये दोस्तों 2019 का ओमान की उपन्यास राइटर है जोखा अलारथी, उनको दिया गया है। जोखा अलारथी को ये दिया गया आपको। सेलेस्टियन है एक्चुअल में, सेलेस्टियन बॉडीज के लिए, ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए दोस्तों ये था आज का ज़बरदस्त सुपर करंट अफेयर्स का सेशन। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों आज हम आपको पॉलिटी और कल्चर की क्लास ऑफ रखेंगे। कारण क्या है, यहाँ पर बहुत बेहतरीन हमारे जो गांव है इसमें बहुत बेहतरीन बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, लाइट गई हुई है। ये वीडियो भी मैंने बहुत तेज़ी से बनाया है तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ें समझाने की थी वो मैंने यहाँ फास्टली बताई हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें और 60 डेज चैलेंज को ज़रूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। वो आपके लाइफ में एक चार चांद लाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट उठाएंगे। आपको कोई भी सब्जेक्ट में बिल्कुल बारीकी से पढ़ाया जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।